नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी इंस्पेक्शन और पीजी सीटों की मंजूरी की प्रक्रिया को फर्जी तरीकों से मैनेज किया जाता था। जांच में संबंधा सामने आया है कि इंस्पेक्शन की तारीखें पहले से तय होती थी और कागजों में फर्जी डॉक्टर व फर्जी मरीज दिखाए जाते थे। इसके साथ ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जरिए पैसों की हेराफेरी के सबूत भी मिले हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण, हॉस्टल कैटरिंग और सप्लाई का काम आरोपी के परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिया गया, जिनका नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास था। मामले की जानकारी एनएमसी, दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग को भेजी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने से पहले संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। संघ सूत्रों के मुताबिक अब क्षेत्र प्रचारकों की संख्या घटाई जाएगी और मौजूदा प्रांत व्यवस्था को खत्म कर राज्य प्रचारक का नया पद लाया जा सकता है। देश को 11 की जगह 9 क्षेत्रों में बांटने की योजना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया जाएगा, जबकि राजस्थान को उत्तर क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। हर राज्य में अब एक ही राज्य प्रचारक होगा। इसके साथ ही कमिश्नरी स्तर पर संभागीय प्रचारक की नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे देश भर में 75 से ज्यादा संभागीय प्रचारक होंगे। ये बदलाव शताब्दी वर्ष समारोह के बाद लागू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विकास और सुशासन का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को विकास के नए विजन के साथ आगे बढ़ाया और संसद में सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बताया कि अटल जी की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए डबल इंजन सरकार ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं व डिजिटल म्यूजियम है। सीएम योगी ने महामना मदन मोहन मालवीय, महाराजा बिजली पासी को नमन किया और प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने चाय को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। एफएसएसएआई ने साफ किया है कि केवल कमेलिया सिनेंसिस पौधे से बनी पेय पदार्थ को ही चाय कहा जा सकता है। हर्बल टी, फ्लावर टी या रूइबोस टी जैसे उत्पादों को चाय कहना अब मिसअप ब्रांडिंग माना जाएगा। ऐसे उत्पाद प्रोप्राइटरी या नॉन स्पेसिफिक फूड नियमों के तहत आएंगे। प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि हर पैकेट पर खाद्य पदार्थ का सही और वास्तविक नाम लिखना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी निगरानी करेंगे। इस फैसले से कंपनियों को साफ बताना होगा कि उपभोक्ता असली चाय पी रहा है या सिर्फ हर्बल पेय। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब ड्रग्स के खात्मे के मिशन में जुट गए हैं। उनका साफ लक्ष्य है भारत में 1 ग्राम भी ड्रग्स न आने देना। अमित शाह ने तक ड्रग कार्टेल खत्म करने का संकल्प लिया है। सरकार ने राज्यों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सिंथेटिक ड्रग लैब नष्ट करने और हर 3 महीने में जब्त नशीले पदार्थों के वैज्ञानिक निपटान के निर्देश दिए। पिछले 10 वर्षों में 5.43 लाख किलो ड्रग्स, जिसकी कीमत 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जब्त की जा चुकी है। सरकार ड्रग सप्लाई चेन, हवाला, क्रिप्टो और नार्को टेरर नेटवर्क पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनसेवा और राष्ट्र सेवा को समर्पित अटल जी का जीवन देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को सुशासन का प्रतीक बताते हुए उनकी राजनेता से राष्ट्र नेता तक की यात्रा को प्रेरणादायी बताया। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे और देश को स्थिर नेतृत्व व दूरदर्शी फैसले दिए। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच शिवसेना ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें फिल्म अभिनेता गोविंदा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। गोविंदा अब बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। इसी बीएमसी चुनाव में दार बनानेंगे। सूची में राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा, पूर्व सांसद संजय निरुपम, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे भी शामिल है। पार्टी ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद यह चुनाव शिंदे गुट के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे और सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शांति का संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर लिखा कि प्रार्थना सभा में प्रेम, करुणा और शांति का शाश्वत संदेश झलकता है और यही भावना समाज को जोड़ती है। यह चर्च अपनी खूबसूरत वास्तुकला और खास क्रिसमस सजावट के लिए जाना जाता है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पीएम मोदी इससे पहले भी गोवा सहित देश के कई प्रमुख चर्चों में प्रार्थना सभाओं में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का अनोखा विरोध प्रदर्शन इन दिनों चर्चा में है। लगातार बिजली कटौती से परेशान होकर विधायक खुद बिजली के खंभे पर चढ़ गए और बिजली विभाग के 3 अधिकारियों के घरों की लाइट काट दी। विधायक का आरोप है कि उनके इलाके में रोजाना 5 से 8 घंटे बिना सूचना के बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता और कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही विभाग ने विधायक पर बिना शटडाउन लाइन काटने और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज देश को समर्पित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 65 एकड़ में फैला यह भव्य स्मारक 230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। गोमती नदी के किनारे कमल के आकार में बने इस दात थारा बने परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित है, जो जनसंघ से बीजेपी तक की यात्रा को दर्शाती है। यहां 2 मंजिला म्यूजियम, ऑडियो वीडियो गैलरी, एम्फी थिएटर, ध्यान व योग केंद्र और विशाल रैली ग्राउंड भी है। यह स्थल युवाओं को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ने का संदेश देता है। दूसरी, ये केंद्र के युवाओं को राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ने का संदेश देता है। क्रिसमस के दिन दिल्ली में सियासी पारा भी चढ़ने वाला है। एक तरफ बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार के 11 साल के कथित कुशासन को लेकर बड़ा हमला करेगी। मीडिया विभाग आंकड़ों के साथ प्रेस के सामने आएगा, जिसकी अगुवाई पवन खेड़ा करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 11 सालों से देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। पार्टी का कहना है कि विपक्ष को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। अरावली पहाड़ियों को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस भड़क गई है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने इसे डैमेज कंट्रोल की एक बेकार और दिखावटी कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अरावली को बचाने की बात कर रही है, लेकिन असल में उसे बेचने का रास्ता साफ किया जा रहा है।
रमेश ने एक 100 मीटर ऊंचाई वाली नई परिभाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी संस्थाएं पहले ही खारिज कर चुकी है। वही केंद्र सरकार का दावा है कि अब पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी और 90% से ज्यादा इलाका सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि नई परिभाषा से खनन और रियल एस्टेट को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में नागर विमानन से जुड़ा बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ा है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पर विकसित हो रहा है। पहले चरण में करीब 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक रनवे और टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट संचालन को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए टेक महिंद्रा के साथ नेटवर्क और साइबर सुरक्षा को लेकर साझेदारी की गई है, जिसमें 24 घंटे निगरानी होगी। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीएमसी चुनाव में जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं महायुति भी संयुक्त रूप से मैदान में उतरेगी। इसी बीच कांग्रेस ने अलग राह चुनते हुए राष्ट्रीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और आरएसपी प्रमुख महादेव जानकर ने कहा कि यह गठबंधन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए किया गया है। दोनों दल नगर निगम, जिला परिषद और भविष्य के चुनाव भी साथ लड़ेंगे। कांग्रेस का यह कदम चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति में नया समीकरण बनाता दिख रहा है। उन्नाव रेप मामले की पीड़िता और उसके परिवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। यह मुलाकात दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई। पीड़िता ने राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर के खिलाफ लड़ाई के लिए वकील परिवार की सुरक्षा और कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरण की मांग रखी। पीड़िता के पति ने नौकरी की भी अपील की। राहुल गांधी ने हरसंभव मदद और भरोसेमंद वकील उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि राहुल गांधी ने खुद फोन कर उन्हें मिलने बुलाया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को सम्मान, सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए वे पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण विवाद गरमाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर ओबीसी, सी और एसटी वर्ग के आरक्षित पदों को जानबूझकर छीने जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पिछले 5 साल की 4 बड़ी भर्तियों का हवाला देते हुए 30,000 से ज्यादा पीडीए पदों की कथित लूट का दावा किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर आरक्षण की लूट नामक पोस्टर शेयर कर भर्तियों में धांधली और एनएफएस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर योग्य उम्मीदवारों को बाहर किए जाने का आरोप लगाया। सपा अब इसे कोर्ट में चुनौती देने और सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी में है। अगर आप चाहे तो ऐसे ही हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। बीएमसी चुनाव 2026 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना ने गठबंधन कर चुनावी तालमेल किया। राज ठाकरे ने बताया कि यह गठबंधन मराठी मानुष के अस्तित्व को बचाने और मुंबई का महापौर मराठी होने को सुनिश्चित करने के लिए है। लड़ाई सीटों या पदों के लिए नहीं, बल्कि मराठी भाषा और मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। राज ठाकरे ने मीडिया से अपील की कि इस बार सिर्फ अपनी अंतरात्मा और विवेक के अनुसार सही लिखे और बोले, क्योंकि यह लड़ाई मराठी मानुष की है, दलों की नहीं। बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन 23 से 30 दिसंबर तक होगा, जबकि वोटिंग 15 जनवरी 2025 को होगी। मुंबई में कुल 227 सीटें हैं। नए साल में कांग्रेस में पावर बैलेंस बदलने की संभावना है। महासचिव प्रियंका गांधी को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने की तैयारी है। मौजूदा समय में बिना पोर्टफोलियो की प्रियंका अब कैंपेन कमेटी प्रमुख या इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जैसी भूमिका संभाल सकती है। इससे पार्टी के रणनीतिक फैसलों में उनका कद बढ़ेगा, जबकि राहुल गांधी पर्दे के पीछे सर्वे सर्वा बने रहेंगे। इससे पहले प्रियंका यूपी में स्टार कैंपेनर रही है, लेकिन 2022 की हार के बाद उन्हें कोई प्रमुख जिम्मेदारी नहीं मिली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी उनका राजनीतिक उभार सुझाया है। नए साल में पार्टी में प्रियंका की भूमिका बढ़ने के साथ कांग्रेस की रणनीति और चुनावी तैयारी और मजबूत होगी।
भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और दिसंबर 2025 जुलाई 2026 में कई महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण करने की तैयारी है। इसके लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। विशेष रूप से विशाखापत्तनम से बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक मिसाइल परीक्षण 25 और 26 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें समुद्री और हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। साथ ही ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक 184 किमी रेंज की मिसाइल परीक्षण की योजना है। यह सभी परीक्षण भारत के त्रिसेवा थिएटर कमांड के तहत होंगे और देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेंगे। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के तहत लगातार यात्राएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिंदू आज एकजुट नहीं हुए तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे हिंदू समाज को बचाना जरूरी है। शास्त्री ने पूरे देश के हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। बांग्लादेश में कथित ईशनिंदा के आरोप में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की घटना को उदाहरण बताते हुए उन्होंने सुरक्षा और सतर्कता की बात कही। हिंदू संगठनों ने भारत और बांग्लादेश में प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग की। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।